अब तुम अपना एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट पहनकर रात के टॉप टायर ऑक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेनचंग यूनिवर्सिटी में वो मौत से खेलने वाला रिच ब्रात जांग हाओ लगातार तुम्हारी बहन को घूर रहा था। वो तुम्हारी बहन लिंगजुए की बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। रिपोर्ट में लिखे नॉर्मल फार्मर फैमिली के बारे में पढ़कर उसने चैन की सांस ली। उसकी घटिया नजरों में तुम्हारी फैमिली बस एक अभी अभी ग्रेजुएट हुआ गरीब बड़ा भाई और गांव में खेती करने वाले कुछ बुजुर्ग ही थे जिनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। और जहां तक कुछ रातों पहले तुम्हारी भिजवाई हुई उस डेथ वार्निंग का सवाल है, वो बेवकूफ उसे कब का भूल चुका था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वो सोचने लगा कि तुम जैसे मिस्टीरियस यंग मास्टर उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। जिस शिकार पर मैंने नजर डाल दी वो आज रात हर हाल में मेरा होगा। जांग हाओ ने अपने होठ चाटे और एक घिनौनी स्माइल के साथ अपना फोन निकाला। उसने तुरंत उन ग्रीन टी रूममेट्स को टेक्स्ट किया जिन्हें वो पहले ही पैसे खिला चुका था। पैसे मिल जाएंगे, आज रात प्लान के हिसाब से काम होना चाहिए। उसी वक्त गर्ल्स हॉस्टल में उन तीनों मतलबी ग्रीन टी रूममेट्स ने एक दूसरे को इशारा किया और तुरंत सू लिंगजुए को घेर लिया। उनके उस फेक रोने धोने और इमोशनल ब्लैकमेल ने तुम्हारी बहन को, जो अपना वीडियो एडिट करने वाली थी, जबरदस्ती एक केटीवे में खींच लिया। और इन बेवकूफों को ये आइडिया तक नहीं था कि जैसे ही उन्होंने केटीवे के मेन डोर के अंदर कदम रखा, एक बेहद लो प्रोफाइल ब्लैक सेडान किसी भूत की तरह बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भेजे हुए टॉप टियर बॉडीगार्ड्स बैठे थे। दो पहाड़ जैसे जायंट बॉडीगार्ड्स सीधे केटीवे के अंदर घुसे और तुम्हारी बहन के बगल वाले प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ स्ट्रीट थग्स बैठे थे जो अभी भड़कने ही वाले थे, पर तुम्हारे आदमियों ने एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया। धड़ाम कैश की एक मोटी गड्डी सीधा टेबल पर दे मारी। ये रूम हमें चाहिए, निकलो यहां से। उनकी आवाज इतनी कोल्ड और खतरनाक थी कि रेफ्यूज करने का कोई चांस ही नहीं था। बॉडीगार्ड्स के उन सैंडबैग जितने बड़े मुक्कों को देखकर उन गुंडों के पसीने छूट गए। उन्होंने पैसे उठाए और वहां से दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं बगल वाले रूम में माहौल पहले से ही बेहद अजीब और टेंस हो चुका था। सू लिंगजे उन तीनों रूममेट्स को देख रही थी जो माइक छोड़कर सिर्फ अपना सर झुकाए फोन पर टेक्स्ट करने में लगी थी। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने तुरंत खड़े होकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, पर तभी उनमें से एक ग्रीन टी रूममेट ने अजीब सी नजरों से देखते हुए उसके साथ जाने की जिद पकड़ ली। सू लिंगजे का दिल बैठ गया। अब उसे इन लोगों की असली शक्ल पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तय किया कि रूम से बाहर निकलते ही सीधा स्ट्रीट की तरफ भागेगी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैंग रूम का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला और जांग हाओ अपने चेहरे पर एक घिनौनी और गंदी स्माइल के साथ दरवाजे पर खड़ा था। अरे वाह लिंगर, वॉशरूम जा रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हें एस्कॉर्ट करेगा। ये देखते ही सू लिंगशुए का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि इमरजेंसी मैसेज भेज सके, पर तभी पास खड़ी उस ग्रीन टी रूममेट ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसका फोन हवा में उड़ा दिया। उस औरत ने इतनी बेशर्मी के बाद भी एक फेक और मासूम सी शक्ल बना ली और नखरे दिखाते हुए बोली, अरे सॉरी, वहां एक मकड़ी थी। यंग मास्टर जांग, अब आपको हमारी लिंगर के लिए एक लेटेस्ट मॉडल का फोन दिलाना पड़ेगा। उसकी वो फेक और मजे लेने वाली शक्ल देखकर किसी को भी उल्टी आ सकती थी। तुम लोग जो कर रहे हो वो क्राइम है, मुझे जाने दो, सू लिंगशुए ने गुस्से और डर से चिल्लाते हुए कहा। पर उन तीनों ग्रीन टी रूममेट्स को अपने ब्रांडेड बैग्स के सिवा सू लिंगशुए की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक बेशर्म स्माइल के साथ कहा, तुम बस यंग मास्टर जांग का अच्छे से ख्याल रखना, और मुड़कर रूम से बाहर निकलने लगी ताकि उन्हें अकेला छोड़ सके। जांग हाओ अब पूरी तरह से अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने एक ही झटके में सू लिंगशुए को धक्का देकर सोफा पर गिरा दिया और पागलों की तरह चिल्लाया, इस रूम में मैं ही कानून हूं। पर जैसे ही उन तीनों ग्रीन टी लड़कियों ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उनके चेहरों की हंसी पूरी तरह जम गई। अगले ही पल वो तीनों औरतें ऐसे चीखने लगीं जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई खौफनाक भूत देख लिया। डर के मारे चीखते हुए वो लड़खड़ाकर वापस रूम के अंदर गिर पड़ी। जांग हाओ, जो अभी जबरदस्ती करने ही वाला था, ये देखकर भड़क गया और गालियां बकने लगा, तुम लोग वापस क्यों आ गई? क्या तीनों को एक साथ मजे लेने हैं? पर जैसे ही उसने पूरे गुस्से और इरिटेशन के साथ दरवाजे की तरफ देखा, उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। वो ऐसे जम गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने देखा कि दरवाजे पर तुम्हारे भेजे हुए दोनों टॉप टियर बॉडीगार्ड्स किसी मौत के फरिश्ते की तरह खड़े थे। उनके मजबूत हाथों ने उन दो चमचों को जो बाहर पहरा दे रहे थे, किसी मरी हुई लाश की तरह एक एक हाथ से हवा में लटका रखा था। धड़ाम धड़ाम उन दोनों घटिया चमचों को इतनी बेदर्दी से रूम के फ्लोर पर पटका गया कि उनके मुंह से दर्द की एक चीख तक नहीं निकली। उसके तुरंत बाद तुम्हारे आदमियों की उस हड्डियों को जमा देने वाली कोल्ड नजर के बीच क्लिक रूम का मेन डोर अंदर से पूरी तरह लॉक हो गया। लगता है कुछ दिन पहले दी गई वार्निंग को तुमने बस एक मजाक समझ लिया था। तुम्हारी बहन को सीक्रेट रूप से प्रोटेक्ट करने वाले उन ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर पड़े उन डरे हुए कुत्तों की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे सोफा की तरफ बढ़े और वहां डरी सहमी बैठी सू लिंगजुए को देखा, जिसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। बॉडीगार्ड्स की आंखों में
एक पल के लिए खौफ दिखा। अगर आज वो एक सेकंड भी लेट हो जाते और तुम्हारी बहन को एक खरोच भी आ जाती तो ओवरसीज बैठे तुम पूरे जांगचंग शहर को जड़ से उखाड़ फेंकते। मिस, मैं पहले आपको सेफ घर छोड़ देता हूँ। सु लिंगशुए की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी इज्जत अभी तार तार होने से बची थी। वो इस नर्क जैसे रूम में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ वो चालाक ग्रीन टी रूममेट्स जो अभी तक इस साजिश में शामिल थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि बाजी पलट गई है, वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो फेक आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। लिंगशुए, हमें माफ कर दो, हमें मजबूर किया गया था। प्लीज हमें भी अपने साथ यहाँ से ले चलो। उनकी वो झूठी और उल्टी ला देने वाली शक्लें देखकर सु लिंगशुए को सिर्फ घिन आ रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा बॉडीगार्ड के पीछे पीछे बाहर जाने लगी। पर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके मन में एक डर था कि जांग हाओ के परिवार की नेटवर्थ करोड़ों में है। क्या इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? बॉडीगार्ड ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज में एक खतरनाक डोमिनेंस थी। मिस, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। कल सुबह से ये सारे कीड़े आपके कॉलेज से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इस वक्त रूम के अंदर माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल था। वो रिच किड जांग हाओ अपना थूक निगलता हुआ कांपते पैरों के साथ खड़ा हुआ। डरना क्या है, मेरे बाप की नेटवर्थ करोड़ों में है। इस जांगचंग में कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है? तभी एक ग्रीन टी लड़की ने फिर से भीख मांगनी शुरू कर दी। बॉस, सच में हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज हमें जाने। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। स्लैप, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। तुम्हारे आदमियों को औरतों पर रहम खाने जैसी फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टे हाथ का एक ऐसा तगड़ा थप्पड़ पड़ा कि वो लड़की उड़ते हुए सीधा ग्लास टेबल पे जा गिरी। मौके पर ही उसके मुंह से खून के साथ 3 दांत बाहर निकल आए और आधा चेहरा सूजकर किसी गुब्बारे जैसा हो गया। पूरे रूम में मुर्दाघर जैसी शांति छाली। बाकी बची दोनों ग्रीन टी लड़कियां डर के मारे अपनी सांसें तक रोक चुकी थी। उन्होंने अपने रोने की आवाज को जबरदस्ती गले के नीचे दबा लिया। पर क्या सिर्फ गूंगा बनने से वो बच सकती थी? तुम्हारे आदमियों की डिक्शनरी में रहम नाम का कोई वर्ड नहीं था। स्लैप स्लैप 2 और भारी थप्पड़ पड़े और वो दोनों लड़कियां भी किसी मरे हुए कुत्ते की तरह फ्लोर पर गिर पड़ी। पूरे रूम में अचानक भूतों जैसी चीख पुकार मचने लगी। अगर एक और आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे चेहरे का दूसरा साइड भी सूजा कर बराबर कर दूंगा। बॉडीगार्ड ने एकदम कोल्ड टोन में अपने हाथ झटकते हुए कहा। वो तीनों लड़कियां अब उन बत्तखों जैसी हो गई थी जिनका गला घोंट दिया गया हो। उन्होंने खून से सने अपने मुंह को कसकर पकड़ लिया। भले ही वो डर से कांप रही थी, पर किसी की एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इन कीड़ों को साफ करने के बाद बॉडीगार्ड की वो मौत जैसी खौफनाक नजरें सीधा लॉक हुई। उस घमंडी जांग हाओ पर उस बिगड़े हुए रिच किड ने अपनी पूरी जिंदगी में मौत का ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। पैर जेली की तरह कांपने लगे और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। ता तुम मेरे पास मत आना, किसी को मारना क्राइम है, लॉ के खिलाफ है। बॉडीगार्ड मौके पर ही जोर से हंस पड़ा। अब तुझे कानून और लॉ की याद आ रही है? रूल्स तो सिर्फ तुम जैसे कमजोरों को बांधने के लिए होते हैं। तुझे सच में ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि तू अभी अपने देश में है। बॉडीगार्ड नीचे झुका और किसी आवारा कुत्ते की तरह जांग हाओ के गाल पर थपथपाया। बोल, अभी तेरे किस गंदे हाथ ने हमारी मिस को टच किया था? जांग हाओ डर के मारे पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। सच में? अच्छा, अभी भी जबान चला रहा है तो मैं मान लेता हूं कि दोनों हाथों ने टच किया था। बॉडीगार्ड ने बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा वो भारी कांच का आश्रय उठा लिया। इस एक मूव ने जांग हाओ को इतना डरा दिया कि उसने वहीं पैंट में टॉयलेट कर दी और पूरे रूम में एक अजीब सी बदबू फैल गई। लेफ्ट हैंड था। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, बस आज मुझे जिंदा छोड़ दो। 1 मिलियन? कितनी फालतू बात है। ये चिल्लर तो मेरे ओवरसीज अकाउंट के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है। बॉडीगार्ड ने बिना पलक झपकाए वो भारी आश्रय उठाया और जांग हाओ के लेफ्ट हैंड पर पूरी ताकत से मार दिया। क्रैक, हड्डियों के टूटने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज पूरे रूम में एकदम क्लियर सुनाई दी। वो तीनों ग्रीन टी लड़कियां डर के मारे एक दूसरे को गले लगाए और आंखें बंद किए बैठी थीं। उनकी देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जांग हाओ के इस अंजाम के सामने उन्हें पड़े वो थप्पड़ तो जैसे भगवान का कोई बड़ा आशीर्वाद थे। अपने बाप को कॉल कर मुझे दूसरी बार बोलना ना पड़े। दर्द के मारे जांग हाओ का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, पर वो जानता था कि उसका बाप ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया और फोन उठते ही बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। डैड, बचा लो, कोई मुझे मार डालना चाहता है। दूसरी तरफ फोन पर वो नोवो रीच जांग फुगी ये सुनते ही डर के मारे कांपने लगा और तुरंत जोर से चिल्लाया, हाओ, क्या हुआ तुझे? किसकी हिम्मत हुई तुझे छूने की? बॉडीगार्ड ने झटके से उसके हाथ से फोन छीना और एकदम कोल्ड आवाज में बोला, यूनिवर्सिटी टाउन न्यूएर होंग KTV, रूम नंबर 4, यहाँ आ और इसे ले जा। इतना बोलकर उसने सीधा फोन काट दिया। आधे घंटे से भी कम टाइम में पसीने से लथपथ जांग फुगुई अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और जोर से रूम का दरवाजा खोल दिया।
लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजरों के सामने सबसे पहले वो 3 लड़कियां दिखी जिनका चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो चुका था, और फर्श पर दर्द से तड़पता हुआ उसका अपना सगा बेटा जिसके हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। जांग फुगुई का दिल दर्द से कांप उठा और अगले ही सेकंड उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तुम लोग हो कौन? मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने उसका ये हाल किया? बॉडीगार्ड बड़े आराम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक टिश्यू से अपने हाथ साफ किए। तुझे यहां आने को बोला था, इसलिए नहीं कि मैं तेरी ये फालतू बकवास सुन सकूं। मैं बस देखना चाहता था कि किस लेवल के जाहिल बाप ने ऐसा बेवकूफ बेटा पैदा किया है जो खुद अपनी मौत बुलाता है। अब मैंने देख लिया है तो मैं चलता हूं। दरवाजे तक पहुंचकर बॉडीगार्ड रुका। उसने पलटकर एक बेहद ठंडी और खतरनाक नजर डाली। याद रखना, कल से अगर ये सारा कचरा हमारी मिस के आसपास भी दिखा तो अगली बार बात सिर्फ चेहरा सुजाने पर खत्म नहीं होगी। जांगचंग में इतने सालों से अपनी मनमर्जी चलाने वाला जांग फुगुई आज तक इस तरह बेइज्जत नहीं हुआ था। गुस्से से उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थी। उसने जाते हुए बॉडीगार्ड की पीठ देखकर पागलों की तरह चिल्लाया, अंधा है क्या तू? जांग फुगुई के बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? आज का ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बॉडीगार्ड ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। ये बूढ़ा अभी भी सोच रहा है कि उसके पास खत्म नहीं हुआ बोलने की हैसियत बची है। अब तो शायद एक आसान मौत भी उसके लिए एक सपना बन जाएगी। तुझे तो ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि तू थोड़ा और जी ले। बॉडीगार्ड ने एक बेहद खौफनाक और एग्रेसिव नजर छोड़ी। मेरे यंग मास्टर अभी ओवरसीज हैं। जब वो वापस आएंगे और खुद तुम्हारे साथ खेलने का प्लान बनाएंगे तो उम्मीद है कि तुम जैसे लोग उनके सामने एक दिन भी सरवाइव कर पाओगे। जांग फुगुई गुस्से से पागल हो चुका था। उसके सिर से धुआं निकल रहा था, पर कुएं के इन मेंढकों को कहां पता था कि उस बॉडीगार्ड का वो यंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि ओवरसीज बैठे तुम ही थे। जिस पल तुम वापस लौटने वाली फ्लाइट में कदम रखोगे उसी पल इन सारे जोकरों के हमेशा के लिए मिट जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सु लिंगशुए को सेफली कॉलेज वापस छोड़ दिया गया था, पर उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। वो खुद को रोक नहीं पाई और बॉडीगार्ड से पूछ ही लिया, आप लोग आखिर हो कौन जो छुपकर मेरी रक्षा कर रहे हैं और एन वक्त पर आकर बचा लिया? आपकी पावर तो बहुत बड़ी है, जबकि मेरी फैमिली तो बस एक नॉर्मल किसान परिवार। बॉडीगार्ड ने बस एक मिस्टीरियस स्माइल दी। मिस सु लिंगशुए, आप ज्यादा मत सोचिए, वक्त आने पर आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। जब सु लिंगशुए को कोई सीधा जवाब नहीं मिला तो उसने भी इस बात को वहीं छोड़ दिया। इसी बीच जब देश में अभी सुबह ही हुई थी, ओवरसीज बैठे तुम एक बेहद शानदार और टॉप टियर इंटरनेशनल ऑक्शन के वीआईपी सेक्शन की 3rd रो में आराम से बैठे हुए थे। तुम बोर होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे। सु लिंगशुए के साथ जो हुआ उसकी सारी डिटेल्स तुम्हारे पास आ चुकी थी। सिर्फ बीच में घुसकर बचाना ही काफी नहीं था, तुम्हें इस मटर को जड़ से खत्म करना था। तुमने तुरंत जाओ रुइलोंग को मैसेज भेजा, मौदू में जल्द से जल्द ब्रांच ओपन कर और मरीन ट्रांसपोर्ट बिजनेस को पूरी तरह एक्वायर कर ले। जितनी जल्दी हो सके पैसों से उन्हें पूरी तरह कुचल दे। तभी स्टेज पर ऑक्शन की अगली आइटम अनाउंस हुई, चंगहुआ दोकाई चिकन कप। स्टार्टिंग बिड $24 मिलियन। कोई और बिड बढ़ाना चाहेगा? तुमने आराम से अपनी पोजीशन बदली और गलती से तुम्हारी कोनी बगल में बैठे ड्रैगन बटलर को लग गई। अगले ही सेकंड ड्रैगन बटलर ने जोर से चिल्लाकर कहा, 25 मिलियन। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ड्रैगन बटलर को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। तुझे इस कबाड़ में इंटरेस्ट है क्या? ड्रैगन बटलर ने बड़ी मासूमियत से कहा, यंग मास्टर, क्या ये आपका सीक्रेट सिग्नल नहीं था बिड करने के लिए? तुम्हारे होठ अजीब तरह से ट्विच हुए। गजब है, गलती से कोहनी लग गई थी। खैर छोड़ो, $25 मिलियन में एक कप खरीद लिया। घर ले जाकर इसमें गर्म पानी पीने के काम आ जाएगा। तुम्हारा $25 मिलियन को गोभी टमाटर की तरह उड़ाना देखकर पीछे बैठे कुछ आम लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके तुरंत बाद बड़ी स्क्रीन पर एक और आइटम फ्लैश हुई। ये एक नेशनल ट्रेजर था, स्नेक हेड। स्टार्टिंग बिड $10 मिलियन। मौके पर मौजूद सारे एशियन बिलियनियर्स की आंखें लाल हो गईं। वो जान लगाकर बिड बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक ओवर कॉन्फिडेंट फॉरेनर ने खड़े होकर चिल्लाया, 130 मिलियन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये प्राइस पूरी तरह से लिमिट क्रॉस कर चुका था। उस फॉरेनर को लगा कि अब वो पक्का जीत गया है और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। उसे लगा वो बाजी मार चुका है और अपनी नाक हवा में उठाकर खड़ा था। तुमने बिना पलक झपकाए कैजुअली कहा, ड्रैगन बटलर। ड्रैगन बटलर तुरंत इशारा समझ गया। उसने अपना प्लाकार्ड उठाया और बड़े आराम से एक नंबर बोला, 150 मिलियन। बूम। पूरे हॉल ने एक साथ शॉक में सांस खींची। सब लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये $150 मिलियन थे भाई। इतने में तो एक पूरी कंपनी खरीदी जा सकती है। उस फॉरेनर के चेहरे का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया और वो बिना एक आवाज निकाले चुपचाप बैठ गया। उसके तुरंत बाद शीप हेड को ऑक्शन के लिए लाया गया। तुमने बिना एक सेकंड सोचे फिर से पैसे फेंके और उसे भी खरीद लिया। पूरा हॉल पूरी तरह से नम हो चुका था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे आने वाले दर्जनों आंटिक आइटम्स को तुमने ऐसे खरीदा जैसे तुम किसी सस्ते डॉलर स्टोर से होलसेल में सामान उठा रहे हो। तुमने अपने इस पागलपन वाले पैसे के पावर से वहां बैठे हर इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया था।
ऑक्शन खत्म होने के बाद तुम अपनी खरीदी हुई उन दर्जनों नायाब चीजों के साथ उस बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस में जाकर बैठ गए। तुम्हारे आगे और पीछे 5 रेंज रोवर्स का कॉन्वॉय चल रहा था। जैसे ही कॉन्वॉय शहर के बाहर निकला, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी। यंग मास्टर, हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग लगे हैं जिन्हें अपनी मौत का डर नहीं है। तुम्हारा चेहरा एकदम कोल्ड हो गया। डैम, कल जो मॉल में चोरी हुई थी उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और आज फिर से कुछ अंधे बेवकूफ सामने आ गए। इन्हें सच में लगता है कि 2-4 सस्ती पिस्टल्स लेकर ये मुझे लूट लेंगे। तुमने एक कोल्ड स्मग दी। इन्हें सबर्ब्स की तरफ ले चलो, आज इनके लिए कोई बढ़िया सी जगह देखकर इन्हें वहीं दफनाएंगे। तुम्हारी गाड़ियों का कॉन्वॉय तेजी से एक सुनसान और बंजर इलाके की तरफ बढ़ा। पीछे आ रही वो 3 खटारा कारें और 7-8 मोटरसाइकिल्स अभी भी यही सोच रही थी कि उन्होंने आज कोई बड़ी मछली फंसा ली है और वो लगातार पीछा कर रहे थे। तुमने ऑर्डर दिया। तुम्हारी चारों रेंज रोवर्स ने अचानक घूमकर पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। इससे पहले कि सामने वाले लुटेरे कुछ समझ पाते, तुम्हारे वो खूंखार बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने गाड़ियों के पीछे बने अंदर से क्या निकला? आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से भरे हुए पूरे के पूरे बॉक्सेस। हर बॉडीगार्ड के हाथ में फुली लोडेड MP5 सबमिशन गन थी और उनकी बेल्ट पर हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स लटक रहे थे। वो सड़क छाप लुटेरे जो तुम्हें लूटने आए थे। ये चेनें देखकर मौके पर ही उनकी पेंट गीली हो गई। बॉस, हम तो बस थोड़े पैसे लूटना चाहते थे। तुमने तो पूरी की पूरी आर्मी ही बुला ली। कौन नॉर्मल इंसान बिजनेस मीटिंग में आरपीजी लेकर घूमता है? इससे पहले कि वो लोग रहम की भीख मांगते, तुम्हारे एक बॉडीगार्ड ने आरपीजी कंधे पर रखा सबसे आगे वाली कार पर निशाना लगाया और फायर कर दिया। बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और वो कार हवा में उड़ते हुए आग के गोले में बदल गई। ये खौफनाक ब्लास्ट देखकर पीछे वाले मोटरसाइकिल राइडर्स की तो रूह कांप गई। वो लोग पागलों की तरह अपनी बाइक घुमाकर वापस भागने की कोशिश करने लगे। तुम पहले गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहते थे, पर बाहर का ये एक्शन देखकर तुम्हारे हाथों में भी खुजली होने लगी। तुमने कार का दरवाजा खोला और ड्रैगन बटलर से एक MP5 लेकर गाड़ी की आड़ में खड़े हो गए और उन भागते हुए डरपोक कुत्तों पर गोलियों की बौछार कर दी। मजा आ गया। डैम क्रेजी फन। कुछ छोटी मोटी पिस्टल्स लेकर तुम्हारी भारी भरकम हथियारों वाली आर्मी से भिड़ना बिल्कुल पत्थर पर अंडे मारने जैसा था। कोई मुकाबला ही नहीं था। उन लुटेरों की सस्ती बंदूकों ने मुश्किल से कुछ गोलियां ही चलाई थी, जबकि तुम्हारे हेवीली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स ने तब तक कई मैगजीन्स खाली कर दी थी। 800 राउंड्स पर मिनट वाली भारी फायर पावर। क्या तुमने सोच रखा था कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ घर घर खेलने आया हूँ? इस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तुम बस उस MP5 सबमिशन गन का ट्रिगर दबाकर इस शूटिंग को एक गेम की तरह एंजॉय कर रहे थे। तभी तुम्हारी नजर अचानक एक अजीब सी सफेद चीज पर पड़ी। गोलियों की इस खौफनाक बारिश के बीच एक छोटी सी सफेद भेड़ शांति से सिर झुकाए घास चर रही थी। तुमने एक कोल्ड स्मग दी। किसकी भेड़ है ये, जिसे रूल्स बिल्कुल नहीं पता? तुमने सीधा उस पर एम किया और ट्रिगर दबा दिया। दादा, गोलियों की एक बौछार सीधा उसकी तरफ निकल गई, पर साला नतीजा क्या निकला? सारी गोलियां घास पर जा गिरी और उस नन्ही भेदर का एक बाल तक बांका नहीं हुआ। उल्टा उसने सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा और म्यां किया। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए साफ नफरत और बेइज्जती थी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाते? तुम तो गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने अपनी गन झट से लॉन्ग बटलर की गोद में फेंकी और सीधा बॉडीगार्ड के हाथ से एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर छीन लिया। तुमने उसका बैरल अपने कंधे पर टिकाया और दांत पीसते हुए एम लगाया। साले, आज मैं भी देखता हूं कि तेरी किस्मत जीतती है या मेरा शल। बेचारी मासूम सी भेड़ सीधा धमाके के साथ आसमान में गोल गोल घूमने लगी। दूर मिट्टी के टीले के पीछे छुपा चरवाहा अपनी भेड़र को उड़ता देख इतना डर गया कि उसकी सांस तक अटक गई। उसे लगा कि अगला शेल कहीं सीधा उसे ही ऊपर ना पहुंचा दे। 5 मिनट भी नहीं हुए और ये लड़ाई एक तरफा खत्म हो गई। तुम अपनी बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस में बैठकर शान से वापस निकले। गाड़ी में बैठते ही तुमने लॉन्ग बटलर को ऑर्डर दिया कि रास्ते के सारे CCTV फुटेज मिटा दिए जाएं। सिस्टम से मिले उस टॉप लेवल हैकर के लिए जो पेंटागन के नेटवर्क में भी आसानी से घुस सकता है, एक छोटा सा कैमरा हैक करना तो बच्चों का खेल था, सीधा सीधा डायमेंशनल स्ट्राइक जैसा। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि FBI वाले इस धमाके की खुशबू सूंघते हुए जरूर मुसीबत खड़ी करने आएंगे। विला पहुंचते ही तुमने सिस्टम से मिले टॉप लेवल लॉयर को समन कर लिया। जैसा सोचा था, अगले दिन सुबह सुबह ही पुलिस की गाड़ियों ने घर का दरवाजा घेर लिया। तुम नींद खराब होने के गुस्से में गर्म दूध का गिलास थामे नीचे तमाशा देखने आए। वहां तुम्हारे 2 जुनूनी लॉयर्स उन पुलिस वालों पर कानूनी अल्फाजों के ऐसे तीर छोड़ रहे थे कि उनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो पुलिस वाले बिना किसी सबूत के वहां से दुम दबाकर भाग निकले। तुमने ठंडी आह भरी और ऑर्डर दिया, पता लगाओ कि पीछे से कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। उसी वक्त जियांगचंग में भारी बर्फबारी हो रही थी। सू लिंगशुआन के हॉस्टल में पहले 4 लड़कियां रहती थी, लेकिन पिछली घटना के बाद 3 लड़कियां डर के मारे रातों रात चली गईं। अब वहां सिर्फ सू लिंगशुआन और चन जीरू बचे थे। चन जीरू ने तो अगली सुबह 8 बजे की मोदू की फ्लाइट भी बुक कर ली थी। सू लिंगशुआन खुशी से उछल पड़ी और बोली, जल्दी जाना ही सही है, इसी बहाने में अपने भाई से भी मिल लूंगी। दूसरी तरफ टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए जांग हाओ अपने बाप जंग फुगी के सामने रो रहा था।
पापा, मुझे बदला लेना है। उस नीच सू लिंगशुआन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जांग फुगुई अपने इस बेकार बेटे को देखकर इतना चिढ़ा हुआ था कि उसका मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। तेरे दिमाग में बस लगियां ही भरी हैं। बदला? तुझे पता भी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है? मैंने सू लिंगशुआन की कुंडली खंगाल ली, पर एक छोटा सा सुराग तक हाथ नहीं लगा। अगर तूने फिर कोई पंगा लिया तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। जांग फुगुई समझदार था, उसे पता था कि जिसका अता पता न मिले वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पर जांग हो जैसा बेवकूफ हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद 10-12 लके ले जाकर उसे खत्म कर दूंगा। शुक्रवार की दोपहर तक तुम आखिरकार प्लेन से मोदू के अपने आलीशान एस्टेट पर पहुंच गए। अपने घर की जमीन पर कदम रखते ही जो सुकून मिला वो अलग ही था। सू यूमेंग कुछ मेद के साथ तुम्हारा स्वागत करने आई। मास्टर, आपने ऑक्शन में जो एंटीक्स जीते थे उन्हें कहाँ रखना है? तुम राजा की तरह लिविंग रूम के लेदर सोफा पर पसर गए, चारों तरफ एक नजर घुमाई और सीधा सामने वाले शेल्फ की तरफ इशारा कर दिया, बस वहीं कहीं भी रख दो। अगले ही पल करोड़ों की कीमत वाले वो 2 ज़ोडिएक हेड्स, लाखों डॉलर के चिंगवा दो कई कप्स और वो बेहद कीमती ब्रॉन्ज विंग ड्रैगन, सब कुछ ऐसे सजा दिया गया जैसे वो कोई मामूली प्लास्टिक के खिलौने हों। अगर बाहर के अमीरों को यह पता चलता, जो इन चीजों के लिए एक दूसरे का खून करने को तैयार रहते हैं, तो उन्हें तो पक्का ब्रेन हेमरेज हो जाता। अगले दिन तुम बहुत जल्दी उठ गए। कल रात अपनी बहन का स्ट्रीम देखते वक्त तुम्हें मैसेज मिला था कि वो आज सुबह 10:30 बजे तक मोदू पहुंच जाएगी। तुमने लॉन्ग बटलर को बुलाया और उसे एक गाड़ी लेकर सेकंड यंग मिस को लाने के लिए एयरपोर्ट भेज दिया। आज उसका बर्थडे था। तुमने हुक्म दिया कि गार्डन साफ करो, शाम को एक छोटा सा बर्थडे बैंक्वेट होगा। जी मास्टर, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। लॉन्ग बटलर झुक कर चला गया। 2000 स्क्वायर मीटर्स के प्राइवेट गार्डन में पार्टी करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सुबह 10:25 पर फ्लाइट लैंड हुई। सू लिंगशुआन और उसकी दोस्त चेन जीरू और लीमो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक काली रोल्स रॉयस फैंटम उनके सामने आकर रुक गई। सू लिंगशुआन बगल से निकलने ही वाली थी कि ड्राइवर ने बाहर आकर 90 डिग्री झुक कर सलाम किया। सेकंड यंग मिस, मास्टर ने मुझे आपको लेने भेजा है, प्लीज अंदर बैठिए। सू लिंगशुआन हकी बकी रह गई। उसे लगा शायद कोई गलतफहमी हुई है, पर फिर उसे ख्याल आया कि उसके स्ट्रीम पर यंग विलेज हेड नाम के उस बड़े फैन ने इतने पैसे लुटाए थे, तो शायद ऐसी गादरी होना मुमकिन है। पर वो ड्राइवर उसे सेकंड यंग मिस क्यों बुला रहा था? उसने उलझन में चेन जीरू की तरफ देखा, जिसने बस सिर हिलाया और उसके कान में धीरे से कहा, डरिए मत, हम साथ हैं। सू लिंगशुआन घबराते हुए गादरी में बैठ गई। बैठते ही उसने सबसे पहले अपना लाइव स्ट्रीम चालू किया, क्योंकि उसे लगा कि लाइव रहने से वो सुरक्षित रहेगी और अगर कुछ हुआ तो पूरी दुनिया देख सकेगी। शनिवार की दोपहर थी। देखते ही देखते स्ट्रीम में 4Z से ज्यादा लोग जुड़ गए और पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, मैं मोडू पहुंच गई हूं। जो लोग जानना चाहते हैं कि विलेज हेड कौन है, वो कमेंट में 1 दबाओ। सू लिंगशुआन के ये कहते ही चैट बॉक्स में धमाका हो गया। लेजी किंग, तुम सच में उस विलेज हेड से मिलने जा रही हो? खत्म, सब खत्म। क्या मेरी मासूम लेजी किंग भी अब कैपिटलिस्ट के आगे घुटने टेक देगी? अरे भाई, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसने कौन नहीं झुकेगा? और ये लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत तो देखो। क्या विलेज हेड कोई मोटा और गंजा बुढ़ा तो नहीं है? सू लिंगशुआन इन कमेंट से चीड़ गई। उसे पता था कि लोग फालतू की कहानियां बनाएंगे। तुम लोग फालतू बातें मत करो। मेरे मन में बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिलकर चाहिए, और मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगी। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। गाड़ी तेजी से शीजाओ नंबर 1 एस्टेट के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो बड़े दरवाजे खुले, सू लिंगशुआन बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। वो घर किसी यूरोपियन पैलेस से कम नहीं था। जब कैमरा ने पूरे एस्टेट का आलीशान नजारा दिखाया तो स्ट्रीम के फैंस का दिल टूट गया। भाई साहब, क्या ये मॉडू का सबसे महंगा सीजियाओ नंबर 1 है? सुना है इस जगह की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। विलेज हेड के पास इतना पैसा है तो यहाँ रहना तो आम बात है। ये तो सपनों का महल है। मैं तो यहाँ सिर्फ 2 रात रहने के लिए अपने सारे दोस्तों की 20 साल की सिंगल लाइफ कुर्बान कर दूं। गाड़ी मेन बिल्डिंग के सामने रुकी। सू लिंगशुआन और उसके दोस्त नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, वहां की लग्जरी देखकर उनकी दुनिया ही बदल गई। वहां रखा विशाल गोल्डन फीबी टी टेबल और उसके पीछे का आंटिक शेल्फ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पारखी नजर वाले फैन ने शेल्फ पर रखे सामान को देखते ही ठंडी सांस भरी। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उस शेल्फ पर असली ज़ोडिएक हेड्स रखे हैं, 2-2 सिर। ये कोई हाई क्वालिटी फेक तो नहीं है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? जो बंदा 100 करोड़ के घर में रहता है, वो नकली सामान रख के अपनी बेइज्जती थोड़े ही कराएगा? सू लिंगशुआन वहां खैरी होकर सांसता लेकर आई। तभी एक खूबसूरत मेड चाय और नाश्ता लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड यंग मिस, उसी वक्त तुम दूसरी मंजिल से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम अपनी बहन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए बेताब थे। आहट सुनते ही सू लिंगशुआन ने ऊपर देखा और अगले ही पल वो सोफा से ऐसे उछली जैसे कोई स्प्रिंग हो। उसकी आंखें बाहर आने को थी और वो पागलों की तरह चिल्लाई, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हजारों मुमकिन और नामुमकिन चेहरे सोचे थे, पर यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वो विलेज हेड फैन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई है। हैरानी, खौफ और जबरदस्त खुशी सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ गूंज उठा। स्ट्रीम पर तो मानो तूफान आ गया। रुको, लेजी किंग ने उसे भाई कहा। साला
विलेज हेड तो इसका अपना सगा भाई निकला। हम जैसे नल्ले अपनी जेब खाली करके करोड़पति की बहन को गफ्स दे रहे थे। असली जोकर तो हम निकले। पर सु लिंगशुआन के होश तब और उड़ गए जब उसकी सहेलियां चन जीरू और लीमो, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, तुम्हें देखते ही एकदम सावधान खड़ी हो गई। मास्टर, इस पल सु लिंगशुआन पूरी तरह सुन पड़ गई। मास्टर, इस पल सु लिंगशुआन पूरी तरह सुन पड़ गई। उसे अब जाके समझ आया कि उसके आसपास के सारे लोग तुम्हारे भेजे हुए थे और सिर्फ वही एक बेवकूफ थी जिसे खबर तक नहीं थी। तुम जोर से हंसे और उसकी तरफ बड़े। हा 02 सरप्राइज कैसा लगा? हैरान रह गई ना? चेन जीरू ने बड़ी समझदारी से उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। सेकंड यंग मिस, मैं पकड़ लेती हूँ। सु लिंगशुआन अब खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर तुम्हारे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आया कि उसका भाई हमेशा अंधेरे में रहकर उसकी ढाल बना हुआ था। केटीवी में उसे बचाने वाले वो खूंखार लोग भी तुम्हारे ही भेजे हुए थे। गंदे भाई, ये कैसा सरप्राइज है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पर थैंक यू भाई। तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, पर तुम्हारी नजरें अचानक बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा हो गई। तुम्हें पता था कि वो क्या कहना चाह रही है। फिक्र मत कर, जिसने भी तुझे हाथ लगाने की जरूरत की है, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम वापस मुस्कुराए। चल, आज तेरा बर्थडे है, मैं तुझे एक और बड़ा सरप्राइज दिखाता हूँ। इस वक्त स्ट्रीम के फैंस पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। भाई, ये तो फिल्मों जैसा ट्विस्ट है। कल तक जो लड़ी साधारण थी, आज वो अरबपति राजकुमारी बन गई। राजकुमारी का महल में स्वागत है। भाई, क्या भौकाल है। मुझे तो ये रिच ब्रदर वाला सीन बहुत पसंद आया। ठीक उसी वक्त जियांगचंग से उड़ी एक फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में तुम्हारे माँ बाप बादलों को देखकर हैरान परेशान थे। आज सुबह जब तुम्हारा फोन आया तब उन्हें पता चला कि बदोस का वो नेक दिल नया बदोसी भी तुम्हारा ही भेजा हुआ बंदा था। पहले तो वो आने से हिचकिचा रहे थे, पर जब तुमने कहा कि आज 02 का बर्थडे है तो वो छोटे भाई सु लिंगताओ को लेकर तुरंत प्लेन में बैठ गए। बगल की सीट पर बैठा सु लिंगताओ बस यही सोच रहा था कि उसका बड़ा भाई अचानक इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तुम अपनी बहन को लेकर बमेसन के गराज की तरफ बढ़े। पीछे पीछे चंजीरू कैमरा लेकर चल रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गईं। वो गराज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार्स की एग्जीबिशन लग रही थी। 6 बुलेट प्रूफ रेंज रोव, ₹2 ब्लैक नाइट्स, रोल्स और बीच में खड़ी 6.5 मीटर लंबी मेबाच पुलमन एस 680 किसी भीमकाय दानव जैसी लग रही थी। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली धमाका तो अंदर खेड़ी 6 सुपर कार्स थी। फेरारी ला फेरारी का पूरा जोड़ा, बुगाटी, एस्टन मार्टिन वैल्करी, केनिग्सेग जेस्को और वो नायाब अपोलो। सु लिंगशुआन का दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। वो बुत बनकर खड़ी रह गई। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही। स्ट्रीम की चैट तो मानो जल उठी। भाई, ये क्या जन्नत है? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? वो मेरी सपनों की कार ला फेरारी है, वो भी दो। विलेज हेड, तुम तो भगवान निकले। ये कार्स का कलेक्शन देखकर तो देश का सबसे अमीर आदमी भी घुटनों पर आ जाए। तुमने अपनी जेबों में हाथ डाला और बड़ी सादगी से पूछा, जैसे सब्जी खरीद रहे हो, बगुया बता कौन सी पसंद है? जो भी अच्छी लगे उसे अपनी बर्थडे गिफ्ट समझ कर ले जा। सु लिंगशुआन ने कांपते हाथों से एक सुपरकार की बॉडी को छुआ और उसकी आवाज कांपने लगी। भाई, ये इतनी महंगी कार है, अगर कहीं खरोंच लग गई तो? तुमने बेफिक्री से हाथ हिलाया। खरोंच लग गई तो क्या? कारें चलाने के लिए होती है, थूक गई तो फेंक देंगे। मैं तुझे दूसरी दिला दूंगा। इसमें इतना क्या सोचना, बस कुछ करोड़ों की तो बात है। ये कुछ करोड़ों वाली बात सुनकर फैंस का जी जल गया। भाई, ये कोई इंसान बोल रहा है, हमें भी ऐसा भाई चाहिए। साले अमीर भाई, सुन रहे हो तुम लोग कितना शो ऑफ कर रहा है? भाई, क्या तुम्हारे 1000 स्क्वायर मीटर के एस्टेट में कोई कुत्ता रखने की जगह है? मैं भौंकना भी जानता हूँ और बचा हुआ खाना भी खा लूंगा, बस मुझे दरवाजे पर रख लो। सु लिंगशुआन की नजरें एक बैंगनी रंग की बीस्ट पर टिकी थी। ये कौन सी कार है? तुमने बड़े आराम से समझाया। ये आस्टन मार्टिन वैल्किरी है। ये और वो लाल वाली फेरारी दोनों तेरी है। लगे ऊपर ये रंग ज्यादा खिलते हैं। अभी 2 दिन यहीं एस्टेट के आसपास इन्हें चला के हाथ साफ कर ले, तब तक सु लिंगताओ भी आ जाएगा। फैंस की जलन अब बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसा भाई सबको मिले। वापस गार्डन की घास पर आते ही सु लिंगशुआन ने फोन हाथ में लिया और सीधा कैमरा की तरफ देखकर ऐलान किया, दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब तो आपने देख लिया कि विलेज हेड मेरा सगा भाई है, तो अब फालतू बातें बंद करो। बाय बाय। उसने स्ट्रीम बंद कर दी। अब जब कोई बाहर ही नहीं था तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके तुम्हें घूरना शुरू किया। भाई, अब सच सच बताओ, तुम्हारी अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम्हें पता था वो ये पूछेगी, तुमने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। अरे, कुछ दिन पहले समंदर किनारे टहल रहा था, अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी गिरी और एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग प्रकट हुए। कहने लगे कि वो कुबेर हैं और उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनका पैसा उड़ा सके। उन्होंने मुझे कुछ अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड्स दिए और खुद गायब हो गए। सु लिंगशुआन जोर से हंस पड़ी। वो समझदार थी, उसे पता था कि हर किसी के अपने राज होते हैं, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने अचानक तुम्हें गले लगा लिया। भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुमने उसके छोटे से सिर को सहलाया। पगली, तू मेरी इकलौती बहन है। अगर मैं तुझ पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो क्या दुनिया पर उड़ाऊंगा? वरना कोई भी लगा तुझे 10 रुपए की चाय पिलाकर बेवकूफ बना ले जाता और पापा मुझे जान से मार देते। दोनों भाई बहन हंसी मजाक कर रहे थे कि तुमने घड़ी देखी। चलो, अब बहुत हुआ। मम्मी पापा और छोटा भाई बस पहुंचने ही वाले होंगे। उन्हें लेने एयरपोर्ट चलना है। सु लिंगशुआन हैरान थी। मम्मी पापा भी आ रहे हैं। तुमने उन्हें कैसे मनाया? तुमने शरारत से कहा, तेरे बर्थडे का लालच देकर। अब वो यहाँ आ रहे हैं तो मैं उन्हें वापस जाने ही नहीं दूंगा। उधर दूर लॉन्ग बटलर गाड़ियों का काफिला लेकर पार्टी का सामान और कीमती चीजें लेकर वापस आ रहा था।
तभी मोदू के लॉन्गटेंग शिपिंग ग्रुप के हेड ऑफिस में सन्नाटा था। ये वो कंपनी थी जिसका टर्नओवर पिछले साल 2000 करोड़ पार कर गया था और उनके पास सैकड़ों जहाजों का बेड़ा था, पर आज वो ग्लोबल ग्रुप के सामने एक छोटी सी चींटी जैसी लग रही थी। चेयरमैन वांग टेंग अपने केबिन में बैठा सर पकड़कर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये डिमेंशनल स्ट्राइक किसने की है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई। सच तो यह था कि लॉन्गटेंग ग्रुप की परफॉर्मेंस गिर रही थी, लेकिन हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि कंपनी ही बेचनी पड़ जाए। चेयरमैन वांग टेंग समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाला आखिर उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटककर उन्हें बाहर निकल जाने को कहना चाहते थे, लेकिन उस खौफनाक कैपिटल के दबाव के आगे उनके शरीर में इतनी हिम्मत तक नहीं बची थी। खटखट, तभी केबिन का दरवाजा खुला। सेक्रेटरी अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए तेजी से अंदर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वांग सर, ग्लोबल ग्रुप के आसिया रीजन के हेड आए हैं। वांग तंग ने एक ठंडी आह भरी, जैसे वो पल भर में 10 साल बूढ़े हो गए हों। जो होना है वो तो होकर रहेगा, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ मिनटों बाद ग्लोबल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ली चेन अपने 2 आदमियों के साथ बड़े रौब से अंदर दाखिल हुए। वांग तंग ने तुरंत चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाई और आगे बढ़े। ली सर, आपके आने की खबर नहीं थी। ली चेन ने हाथ हिलाकर औपचारिकताएं बीच में ही काट दी और सीधा सोफा पर पसरते हुए मुद्दे पर आए। वांग सर, हमारी शर्तों के बारे में क्या सोचा? आपको 10% डिविडेंड्स का हक मिलेगा और आपकी पोजीशन भी वही रहेगी। आपके पास जो 41% शेयर्स हैं, उन्हें हम 15% प्रीमियम के साथ खरीदने को तैयार हैं। ये ऑफर सच में बहुत लालच भरा था। वांग तंग को अच्छी तरह पता था कि वो खुद 50 पार कर चुके हैं और उनका निकम्मा बेटा इस ग्रुप को संभाल नहीं पाएगा। पुराने शिकारी उसे जिंदा चबा जाएंगे। वांग तंग को हिचकिचाते देख ली चेन ने एक और चाल चली। वांग सर, सच तो ये है कि हमारे हेडक्वार्टर ने लॉन्गटंग को खरीदने के लिए $200 बिलियन का काश अलग रखा है। हमारा इरादा तो इसे जबरदस्ती टेक ओवर करने का था, पर हमारे मास्टर आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ये मौका हाथ से न जाने दें। धराम, वांग तंग के दिमाग में जैसे बिजली करकी। $200 बिलियन कैश। साला, अगर मैं अपनी पूरी कंपनी भी बेच दूं तब भी ये रकम कम पड़ेगी। ये तो पैसों के दम पर गला घोटने वाली बात थी। बिल्कुल बेरहम उन्होंने हिम्मत जुटाकर आखिरी कोशिश की। ली सर, अगर मैं मान भी जाऊं तो बाकी शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली चेन के पीछे खेरे आदमी ने शेयर ट्रांसफर के कागजात की एक भारी गड्डी मेज पर पटक दी। वांग सर, आप जरूरत से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। आपके शेयर्स और मार्केट में मौजूद 10% के अलावा बाकी 49% शेयर्स हम पहले ही खरीद चुके हैं। वांग तंग ने उन फाइलों को देखा और एक कड़वी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये नेगोशिएशन नहीं था, ये तो आखिरी वार्निंग थी। अगर उन्होंने अब ना कहा तो अंजाम मौत से भी बुरा होगा। ठीक है, मैं साइन करता हूं, वांग टेंग ने दांत पीसते हुए कहा, पर मेरी एक शर्त है। मैंने ये कंपनी खून पसीने से खैरी की है। मैं इसे किसी विदेशी के हाथों में नहीं सौंपूंगा। मुझे आपके असली मालिक से मिलना है। अगर वो हिंदुस्तानी है तो मैं अभी साइन कर दूंगा। ली चेन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े में अभी भी इतनी खुददारी बची है। वो एक कोने में गया और फौरन जाओ रुइलोंग को फोन लगाया। जाओ रुइलोंग की हिम्मत नहीं थी फैसला लेने की, तो उसने सीधा तुम्हें कॉल किया। तुम एयरपोर्ट जा रहे थे। वांग तंग की ये बात सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। दिलचस्प बंदा है। ठीक है, उसे बोल दो कि कल सुबह शीजा नंबर 1 एस्टेट पर हाजिर हो जाए। ली चेन ने फोन रखा और वांग टेंग की तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हमारे मास्टर मान गए हैं। कल सुबह शीजाओ नोवन एस्टेट पहुंच जाना। अब यहां साइन करो। एक्सियाओ नो 1 एस्टेट। वांग टेंग के दिल में उथल पुथल मच गई, पर उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और कांपते हाथों से साइन कर दिए। निकलते वक्त ली चेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी बात कही। वांग सर, हमारे मास्टर से मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अपने अच्छे नसीब का शुक्रिया अदा करो। उधर तुम अपने मम्मी पापा और भाई सुलिंगताओ को लेकर अपने शाही विला पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गादवी से उतरे, उस महल जैसे एस्टेट को देखकर उनके जबरे गिर पड़े। मम्मी ली जाओ ने जब उस अंतहीन फैली हुई जमीन को देखा तो उनका दिल बैठ गया। हे भगवान, इतनी बारी जमीन खाली पड़ी है, इसमें तो कितनी सारी गोभी और प्याज उगाए जा सकते थे। ये सुनकर तुम्हारा सिर चकरा गया। मम्मी का ये किसान वाला अंदाज बदलना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। सु लिंगताओ ने अपनी आंखें मलते हुए दूर लगे एक अजीब से पैर की तरफ इशारा किया। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या वो सच में कीमती ईंट के पाइन है? इसकी कीमत क्या होगी? आउच दीदी, आपने मुझे चिकोटी क्यों काटी? सुलिंग शुआन ने अपनी आंखें घुमाई। तू ही तो जानना चाहता था कि सपना है या हकीकत। बस तेरी मदद कर दी। सबने मिलकर शानदार डिनर किया। तुमने फिर से वही कुबेर और पैसे उड़ाने वाली कहानी सबको सुनाई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो यकीन करें या नहीं, बस वो पुलिस को न बुला ले। खुशी की बात यह थी कि मम्मी पापा भले ही सादा और सीधे थे, पर बेवकूफ नहीं थे। जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, वो चुप रहना ही बेहतर समझते थे। उधर लॉन्ग बटलर गार्डन में शानदार बर्थडे बैंक्वेट की तैयारी कर रहा था। तभी हुक्का पी रहे पापा सू जियनजोंग में अचानक मेज पर अपना पाइप ठोका। उनकी नजरें तुम्हारी तरफ एकदम गंभीर थीं। शाओ तियान, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं थी कि तेरी मदद कर सकूं, पर एक बात याद रखना, अब तू जो भी करे पीछे कोई सुराग मत छोड़ना। समझ गया? दंग रह गए। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सीधे साधे पापा के अंदर भी इतना सख्त पहलू छुपा है। तुमने पापा की उस सुराग मत छोड़ना वाली बात का मतलब गहराई से समझा। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन की जड़ें ही काट देना ताकि कोई पलट कर न देख सके। पापा मम्मी, अब आप उस पुराने गांव वापस नहीं जाएंगे। इसी 1 करोड़ के विला में आराम से रहिए। कुछ दिनों बाद मैं एक प्राइवेट जेट अरेंज कर दूंगा। आप पूरे देश की सैर करना।
सू जियानजोंग की आंखों में चमक आ गई। आधी जिंदगी गरीबी में काट दी, अब बेटे के पास पावर है तो गांव में मिट्टी क्यों फांके। उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोले, सुनो जी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हनीमून नहीं मनाया, ये सब काम बेटे पर छोड़ो और चलो हम अपनी दुनिया जीते हैं। मम्मी शर्म से लाल हो गईं और उन्हें डांटने लगी। तुम अपनी हंसी रोकते हुए सू लिंगताओ और सू लिंगशुआन को लेकर वहां से खिसक लिए। जैसे ही गैराज का दरवाजा खुला, सू लिंगताओ की नजरें उन सुपर कार्स की कतार पर ऐसी टिकी कि उसकी लार टपकने लगी। तुमने उन फौलादी मशीनों की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे बाजार में आलू प्याज खरीद रहे हो। जो भी पसंद है 2 कारें चुन ले, जब तू कॉलेज वापस जाएगा मैं सीधा कार्गो से उन्हें वहां भेज दूंगा। सू लिंगताओ पहले तो खुश हुआ, फिर उसका चेहरा लटक गया। भाई, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तुमने अपनी आंखें घुमाई। इतनी सी बात, लाइसेंस तो मैंने पहले ही पैसे देकर बनवा लिया है, कल तक तेरे हाथ में होगा। तू अगर तांक भी चलाना चाहे तो तेरा भाई तेरे लिए रास्ता बनवा देगा। सू लिंगताओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत एक सफेद कोनिग्सेक जेस्को और एक अपोलो आईए चुन ली। तुम उसे एस्टेट में घूमते हुए देख रहे थे और समझ रहे थे कि इस बेचारे पर पढ़ाई का कितना बोझ था। वो इतना डरा हुआ था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसे भी उसने आई एम सॉरी कह दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। तुम्हारे जासूसों ने पहले ही सब पता लगा लिया था। पगले भाई, तुझे क्या पता कि अब हमारे पास सिर्फ पैसा ही पैसा है। तुम्हें लगा कि इसे एक तगड़ा रिच किड वाला मेकओवर देना पड़ेगा। रात होते ही वो 2000 स्क्वायर मीटर का गार्डन किसी जन्नत जैसा लगने लगा। बारी बेरी मेजों पर दुनिया के बेहतरीन लजीज पकवान सजे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू और डिजाइनर यूनिफॉर्म्स में तैयार मेड्स की कतारें खड़ी थी। जैसे ही तुम परिवार के साथ वहां पहुंचे, लॉन्ग बटलर के एक इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने आतिशबाजी शुरू कर दी। धाएं धाएं उन धमाकों और रोशनी ने मोदू के आधे आसमान को जगमगा दिया। सू लिंगशुआन ये सब देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी सारी मेड्स एक साथ 90 डिग्री झुकी और उनकी आवाज आसमान तक गूंजी। सेकंड यंग मिस, जन्मदिन मुबारक हो। ऐसा मंजर तो आम आदमी सपने में भी नहीं देख सकता। तुम वाइन का गिलास थामे अपने परिवार की खुशी देख रहे थे, पर तुम्हारी आंखों में अचानक एक चमक आई। बहन का बर्थडे खत्म हुआ, अब कल उन कुत्तों की बारी है जिन्होंने उसे परेशान किया था। उन्हें सदकों पर भीख मंगवाने का वक्त आ गया है। बैंक्वेट खत्म हुआ, तुमने एक झटपट शावर लिया और अपने भाई सू लिंगताओ के कमरे में घुस गए। वो बालकनी में बैठा चांद को ताक रहा था। हमने एक कुर्सी खींची और उसके सिर पर चपत लगाई। ओए मजनू, आधी रात को यहाँ देवदास बनकर क्या सोच रहा है? सू लिंगताओ ने एक लंबी सांस भरी। भाई, अगर कोई लगदी आपको प्रपोज करे और आप मना कर दे पर बाद में पछतावा हो तो क्या करना चाहिए? तुम्हें लगा कि उसे एक जोर का थप्पड़ लगाऊं। साला अभी 18 का हुआ है और जवानी चढ़ रही है। अबे आतेन की उम्र में तो ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया का राजा हूं। तू ये पुरानी बातें लेकर क्यों बैठा है? भाई, आप नहीं समझेंगे, गरीब बच्चों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है। तुम हंस पदे, मुझे मत सिखा। जब तू छोटा था तब से मैं दुनिया देख रहा हूं। मैंने जितना नमक खाया है उतनी तूने रोटियां नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि आप नमक ज्यादा खाते हो। सू लिंगताओ ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी हंसी मजाक से उसका उदास चेहरा खिल गया। तुमने हाथ सिर के पीछे रखे और गंभीर होकर कहा, सुन, मुझे सब पता है। वो गरीब बच्चा वाला नाटक अब खत्म कर दे। अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सिर्फ किताबी कीड़ा मत बने रहना। जितना मन करे उतना पर्दे पर खुश रहना सबसे जरूरी है। पहले हमारे पास मौका नहीं था, पर अब तू और 02 इस दुनिया के VIP हो। जैसा चाहो वैसा जियो, बस दिमाग ठिकाने पर रखना। तुमने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। और वो लगी जिसने तुझे प्रपोज किया था, मैंने उसका सारा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। लगी अच्छी है और दिखने में भी परी है। अब से उसके साथ बाहर घूमने जाया कर। हर वक्त किताबों में घुसे रहने से बीवी नहीं मिलती। तुम खड़े हुए और उसके कंधे थपथपाए। याद रख, बाहर तेरी पहचान हमारे खानदान की इज्जत है। हम किसी से फालतू नहीं उलझते, पर अगर कोई हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश करे तो उसे कुचल देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। चल अब सो जा, कल तुझे सुपरकार चलानी है। तुम अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि सू लिंगताओ हैरान खड़ा था। साला, भाई को मेरे प्रपोज होने की बात कैसे पता चली? अगली सुबह तुमने 3 चमचमाती सुपरकार्स विला के बाहर असफल रोड पर खड़ी करवा दी। लॉन्ग बटलर और बॉडीगार्ड्स कतार में खड़े थे। पूरा भौकाल टाइट था। तुम खुद सू लिंगताओ और सू लिंगशुआन को उन पैसा खाने वाली मशीनों को चलाने का तरीका समझाने लगे। तुम्हें भी ज्यादा नहीं पता था, पर बड़े भाई का रुतबा तो दिखाना ही था। आधे घंटे बाद वो दोनों धीरे धीरे सड़क पर गाड़ियां दौड़ाने लगे। तभी दूर से एक काली कार आकर लॉन्ग बटलर के पास रुकी।